तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं एलसी ऑसिलेशंस। क्या पढ़ेंगे? एलसी ऑसिलेशन, चैप्टर नंबर 7 का बहुत ही मोस्ट आईएमपी टॉपिक कह सकते हैं एलसी ऑसिलेशंस, जो हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। और इंपॉर्टेंट थियरी फॉर द बोर्ड, चैप्टर नंबर 7 की कौन सी है बच्चों? एलसी ऑसिलेशंस। तो ये जो थियरी है इसमें हम कुछ स्टेप्स हैं बच्चों, जो स्टेप्स हम फॉलो करेंगे। ओके, जो स्टेप्स हम फॉलो करेंगे। तो बच्चों पहला स्टेप कौन सा है? सबसे इजी स्टेप है, याद करो क्या है भाई? ड्रॉ सर्किट डायग्राम। ड्रॉ सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है आपको एंड डिफाइन करनी है। डिफाइन इनिशियल कंडीशंस। ओके, इनिशियल कंडीशंस यानी t इज इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर एंड इंडक्टर के लिए क्या बातें हैं वो डिफाइन करनी है। अच्छा, मैं स्टेप्स लिखा दूंगा, मैं आपको स्टेप्स लिखा दूंगा और आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई क्या है क्या नहीं। आगे जो पूरी स्टेप है एक बार लिखवा देता हूं। अगर किसी की लिखा पहले भी हमने लिखा होगा तो भी आप एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। ठीक है, चलो स्टेप 2, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम एंड डिफाइन द इनिशियल कंडीशन। उसके बाद यूजिंग किरचॉफ सेकंड रूल ऑब्टेन differential equation of charge and compare it with SHM to obtain omega naught is equals to 1 upon under root LC। हाँ, उसको SHM से कंपेयर कर देना है। आपको किससे कंपेयर करना है बच्चों? एसएचएम से। तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ चार्ज लेके उसको एसएचएम से कंपेयर करके ये ऑब्टेन करना है। स्टेप नंबर 3 बच्चों, स्टेप नंबर 3 क्या है कि आपने डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ चार्ज ऑब्टेन कर लिया और उसके बाद आपको उसका सॉल्यूशन सपोज करना है। सपोज सॉल्यूशन इज Q इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे Q नॉट लिख रहा हूं बच्चों। रीजन है, मैंने आपको बताया कि भाई हम ये मैक्सिमम वैल्यू ही है। ओके, यहाँ पे ओमेगा टी प्लस फाइव एंड यूजिंग इनिशियल कंडीशंस, यूज इनिशियल कंडीशंस टू फाइंड Q नॉट एंड फाइव। दोनों का यूज करना है, Q नॉट एंड फाइव आगे, इसीलिए इनको फाइंड करना है। यही हमारा सॉल्यूशन होगा, फाइनल सॉल्यूशन। ओके, स्टेप 4 में, ओके स्टेप 4 में हमें क्या करना है कि भाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड मैकेनिकल एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी है Q²/2C, मैग्नेटिक एनर्जी है इंडक्टर की हाफ Li²। इन दोनों का कंपैरिजन करना है। कंपेयर देम विथ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। स्प्रिंग और ब्लॉक के सिस्टम के साथ कंपेयर करना है इनको। ओके, इनका जो यूई और यूएम आपका आएगा एलसी ऑसिलेशन में, उसको स्प्रिंग मास के साथ आपको और स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम से आपको कंपेयर करना है। स्टेप नंबर 5 है टैंक सर्किट। ये कुछ रीजंस है, हमें ऐसी सर्किट बनानी पड़ेगी जिसको हम टैंक सर्किट बोलेंगे और ये हम बाद में बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे। तो क्लियर हो गया बच्चों? 5 स्टेप आपको फॉलो करनी है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप पढ़े हुए, ये क्या है यू, और ये भी आप पढ़े हुए मैग्नेटिक हाफ Li²। ये सारी बातें आपको पता है, बट मैंने आपको स्टेप्स लिखा दी क्योंकि आपको फायदा रहेगा, जल्दी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पे स्टेप 4 में हम एलसी ऑसिलेशन भी डिफाइन करेंगे। स्टेप 4 में यहाँ पे हम एलसी ऑसिलेशन भी डिफाइन करेंगे। ठीक है, चलो हाँ के ना बच्चों?
क्लियर है ना? स्क्रीनशॉट ले लिया बच्चों? यस। चलो तो स्टार्ट करते हैं थियरी को और बढ़िया से इसको समझेंगे। एलसी ऑसिलेशन 5 स्टेप आपने देख लिए, वही फॉलो करेंगे और आंसर लेके आएंगे। सो डोंट वरी अबाउट इट कि भाई आपको याद रहेगी या नहीं, क्योंकि बस वही 5 स्टेप जो अभी लिखे गए वही हम फॉलो करने वाले हैं और जिससे आपको बिल्कुल पक्का याद रहेगी ये थियरी। तो सबसे पहले हम एक कैपेसिटर लेते हैं, प्लस 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 माइनस 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 माइनस, इनिशियली चार्ज कैपेसिटर ले लिया और एक इंडक्टर ले लिया, उनको अभी कनेक्ट नहीं किया है। ये कैपेसिटर है और ये इंडक्टर, इनको अभी कनेक्ट मैंने नहीं किया है। बट इनिशियल कंडीशन क्या है उससे पहले आपको समझना है, ये समझना है। इंडक्टर जो लोगे आप, इंडक्टर उसका रेजिस्टेंस जो है वो लो होना चाहिए, वेरी लो, बहुत कम होना चाहिए। क्योंकि अगर इंडक्टर के पास रेजिस्टेंस है तो वो इंडक्टर अकेला इंडक्टर नहीं, वो रजिस्टर भी बिहेव करेगा, एज ए रजिस्टर भी बिहेव करेगा। कैसे? तो मैंने ये एक इंडक्टर लिया बच्चों है, अगर इसका रेजिस्टेंस R है तो फिर ये सर्किट RL बन जाएगी। ये प्योर इंडक्टर और ये उसका रेजिस्टर। समझ में आया? इसीलिए हम जब हमारी ये जो थियरी पढ़ रहे हैं इसमें हम क्या मान के चल रहे हैं? वेरी लो रेजिस्टेंस वाला इंडक्टर। ठीक है, अब यहां पे हम इनिशियल कंडीशंस लिख रहे हैं। तो पहले मैं लिख रहा हूं कैपेसिटर के पास, कैपेसिटर इनिशियली फुल्ली चार्ज है और उसका चार्ज है भाई मैक्सिमम QM। इंडक्टर भाई इनिशियली उसमें करंट क्या है? 0। ये इनिशियल कंडीशन। अभी इंडक्टर में करंट कितना है? 0 और कैपेसिटर भी कितना चार्ज है भाई? फुल्ली चार्ज। दिस आर द इनिशियल कंडीशंस फॉर L एंड C। पक्का बच्चों याद रही? आगे ना मैसेज करो, दिस इज अवर स्टेप 1 कंप्लीटेड। आगे ना बिल्कुल याद रही, बिल्कुल याद रही, बिल्कुल ये याद रखनी है आपको। कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज एंड इंडक्टर में करंट इनिशियली कितना पास हो रहा है? 0। अब डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन करना है आफ्टर कनेक्टिंग दिस टू। जैसे ही कनेक्ट करते हैं बच्चों, ये कैपेसिटर एज अ सोर्स बिहेव करता है। तो आफ्टर कनेक्शन ऑफ C एंड L क्या होता है? कैपेसिटर में से चार्ज जो है वो डिक्रीज होगा और इंडक्टर जो है उसमें जो करंट है वो इंक्रीज होगा। आगे ना समझ में आया? कैपेसिटर एज अ सोर्स बिहेव करेगा और इसको कुछ करंट देगा, मान लो I दे रहा है। अगर इसको करंट I दे रहा है तो ये टर्मिनल हो जाएगा पॉजिटिव और ये वाला हो जाएगा नेगेटिव। तो ये प्लस है, यहां से आया ये प्लस और ये माइनस। पोलैरिटी इस तरह से डिफाइन हो जाएगी। समझ में आया? करंट फ्रॉम द इंडक्टर इंक्रीजेस एंड चार्ज ऑफ कैपेसिटर डिक्रीजेस आफ्टर कनेक्टिंग। इनिशियल कंडीशंस आर देयर बट आफ्टर कनेक्टिंग, इनिशियल कंडीशन में t क्या होता है? 0। ये तो है, बट जैसे ही हमने कनेक्शन किया तो करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग थ्रू इंडक्टर। ये प्लस और माइनस उसकी टर्मिनल हो जाएंगे। आपको पता है कोई कंपोनेंट में अगर करंट एंटर हो रहा है तो वो प्लस और एग्जिट हो रहा है वहां पे माइनस। समझ में आया? क्लियर? अब हम क्या करेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन अप्लाई करेंगे, ऑब्टेन करेंगे। कैसे ऑब्टेन करेंगे ये भी हमने देखा था, बाय अप्लाइंग किरचॉफ्स रूल। तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स सेकंड रूल, क्लोज लूप में VC और VL के पोटेंशियल का एडिशन 0 होना चाहिए। समेशन अक्रॉस द समेशन ऑफ अलजेब्रिक समेशन ऑफ
all the potential differences across the closed loop is always 0. This is Kirchhoff's second rule. ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? यस। अब VC की जो इक्वेशन है वो आपको पता है, वोल्टेज ऑफ कैपेसिटेंस Q by C माइनस इंडक्टर L di by dt इज इक्वल टू 0। अब बच्चों आपको पता है Q का डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है तो I को हटाना पड़ा है, I को हटाना पड़ेगा हमें, तो करंट I इज इक्वल टू dq by dt। बट ये पॉजिटिव नहीं रहेगा, नेगेटिव हो जाएगा, बिकॉज चार्ज डिक्रीज हो जाएगा। इनिशियल जब फुल्ली चार्ज था, जैसे ही कनेक्शन करोगे चार्ज डिक्रीज होता जाएगा, चार्ज डिक्रीज होगा इसलिए नेगेटिव। तो di by dt क्या लिखा जाएगा? इसका फिर से डिफरेंशिएशन d स्क्वायर q by dt स्क्वायर, आगे माइनस तो रहेगा, आगे माइनस तो रहेगा। क्लियर है ना? यस। तो ये इक्वेशन में रख दीजिए, आपको क्या दिखेगा? q by c l d स्क्वायर i by d स्क्वायर q by dt स्क्वायर, और आगे माइनस है और ये पहले से ही माइनस है, di by dt की जगह ये रख रहे हैं तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, इज इक्वल्स टू 0। अब मैंने आपको बताया था यही डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ चार्ज है। हाँ के ना, ऐसा ही है ना डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ चार्ज, यही है, ऐसा तो हमने देखा हुआ है। हाँ सर, अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, बट मैंने आपको एक बात बताई थी, जो बड़ा होता है, जिसका सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन हुआ है, वो बड़ा माना जाता है और उसको अकेला रहना पसंद है, तो उसको अकेला रखने के लिए डिवाइड करेंगे। बताओ किससे डिवाइड करना चाहिए? हाँ के ना, डिवाइड करेंगे, ये तो पता चला। किससे डिवाइड करेंगे? यस, राइट आंसर, डिवाइड बाय एल। डिवाइड बाय एल जब आप करोगे तो यहाँ पे आपको ये टर्म में पहले लिख रहा हूं, d स्क्वायर q by dt स्क्वायर प्लस l by l कट हो गया, यहाँ पे q by c पर डिवाइड बाय l है तो q by lc इज इक्वल टू 0 by l। 0 by l कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 रहेगा। बोला आया समझ में? इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह दीजिए। इक्वेशन नंबर 1 is a differential equation of charge, okay, for LC oscillation। अब इसको कंपेयर करके ओमेगा नॉट ऑब्टेन करनी है, तो इसको कंपेयर इक्वेशन 1 विथ इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे जब जो नेचुरल ऑसिलेशंस होते हैं, ये उसका इक्वेशन, नेचुरल ऑसिलेशंस। ओके, ये स्प्रिंग मास सिस्टम की बात चल रही है, क्योंकि x लिखा है यानी ऐसे, y लिखते तो ऐसे, तो स्प्रिंग मास सिस्टम हम ऐसे पढ़ते हैं ज्यादातर, ऐसे भी होता है, y आ जाता था, कोई दिक्कत नहीं। अब इन दोनों को कंपेयर करो, तो जहां q है वहां x है, और जहां ओमेगा नॉट है उसका स्क्वायर दिख रहा है आपको, वहां क्या दिखेगा? 1 अपॉन LC। x यानी q, यहाँ पे ओमेगा नॉट स्क्वायर बचा, यहाँ पे q के साथ 1 अपॉन LC, तो ओमेगा नॉट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? रूट ले लो, 1 अपॉन अंडर रूट LC। इसको बोलेंगे हम रेजोनेंस और रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी और नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। हाँ, ये आप बोल दीजिए नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। अच्छा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी अगर आपको लिखना हो तो 1 अपॉन 2 पाई रूट LC, क्योंकि आपको पता है f क्या होगा? ओमेगा अपॉन 2 पाई, तो इसको 2 पाई से डिवाइड करो तो 2 पाई यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे। क्लियर बच्चों? स्टेप 2 आ गया, यस और नो मैसेज करो फास्ट। स्टेप 2 कंप्लीट। कैसे ऑब्टेन करना है? सिंपल तरीका है और ये आपका आंसर आता दिख रहा है, बिल्कुल बढ़िया। हाँ के ना, स्क्रीनशॉट ले लो। यस, समझ में आ गया। स्टेप 2 क्लियर बिल्कुल बच्चों। किरचॉफ रूल लगाओ और डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन करो और उसको फिर आप एसएचएम से कंपेयर करके वही अपना रेजोनेंस वाला एंगुलर फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन लेके आइए।
चलो अब आगे चलते हैं, स्टेप नंबर 3 की बात करते हैं। स्टेप नंबर 3 क्या है बच्चों? सॉल्यूशन सपोज करके उसका क्यू नॉट और फाई आपको फाइंड करना है। ओके, तो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको याद रह जाएगा, चिंता मत कीजिए, इसका कुछ भी नया लॉजिक नहीं है, जो 11th में याद रखे थे वही है। सारे डिफरेंशियल इक्वेशन एक जैसे ही दिखते हैं हमें लोग, वही तो वो एक ही है, इसीलिए एक ही जैसे। स्टेप 3 सॉल्यूशन। सपोज करिए सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस क्यू बाई एल सी इज इक्वल टू 0 इज क्यू इज इक्वल टू क्यू एम की जगह मैं लिख रहा हूं क्यू नॉट कॉस ओमेगा नॉट टी प्लस फाइव। ये हमने सपोज कर लेना, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा, क्योंकि पहला एक हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को नंबर दे दिया। ये हम सपोज कर रहे हैं बच्चों, सपोज करना ये है कि वेल एम्पलीट्यूड, ये फेस डिफरेंस, बाकी तो ओमेगा तो अभी निकाला हमने 1/√LC, ठीक है। अब इसमें हमें क्या फाइंड करना है? क्यू नॉट और फाइव। बट जैसे ही आप कनेक्ट करोगे तो चार्ज कितना बचा कैपेसिटर पे वो आप इस इक्वेशन से फाइंड कर सकते हो, टी टाइम पे चार्ज कितना है। उसी तरह से इंडक्टर में से करंट फाइंड करने के लिए आपको करंट का इक्वेशन भी लिखना चाहिए। आई इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा बच्चों? इसका डिफरेंशिएशन dq बाई dt इज इक्वल टू क्यू नॉट कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा नॉट टी प्लस फाइव, और इसका फिर से होगा तो ओमेगा नॉट जो मैं यहां पे लिख रहा हूं। समझ में आया बच्चों? दिस इज इक्वेशन नंबर 3। सिर्फ नंबर दे रहे हो और कोई दिक्कत नहीं। क्यू और आई की इक्वेशन आपने फाइंड कर लिया। हाँ, आपको क्या अब इसमें फाइंड करना है? फाइव एंड क्यू नॉट, वो दोनों में सेम ही है, तो एक में फाइंड करो, दूसरे में ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा। बोलो समझ में आया बच्चों? यस और नो? सॉल्यूशन कैसे मानने हैं आपको ये समझना है। बिल्कुल क्यू बराबर क्यू नॉट कॉस ओमेगा नॉट टी प्लस फाइव, उसका डिफरेंशिएशन करो, आपको आई मिल जाएगा। ओके, अब हम क्या बात कर रहे हैं ये देखिए। अब क्यू नॉट और फाइव को फाइंड करने के लिए हम इनिशियल कंडीशन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? इनिशियल कंडीशंस। तो भाई इनिशियल कंडीशन पहले सी के लिए लगाओ या एल के लिए लगाओ, आपकी जिसके लिए मर्जी हो उसके लिए लगा दो। तो मैं पहले एल के लिए लगाता हूं, इनिशियल कंडीशन फॉर इंडक्टर I इज इक्वल टू 0, ठीक है। इनिशियल कंडीशन I इज इक्वल टू 0, इसको 0 करना है t टाइम पे, तो माइनस क्यू नॉट ओमेगा नॉट साइन फाइव इज इक्वल टू 0, क्योंकि इनिशियली t इज इक्वल टू क्या रखना है बच्चों? 0। तो भाई t 0 रखोगे तो ये गया। बोलो समझ में आया? इसमें क्यू नॉट इज नॉट 0, ओमेगा नॉट इज नॉट 0, ये दोनों 0 नहीं, इसका मतलब साइन फाइव जरूर से 0 होगा, तभी इसका आंसर 0 आएगा। तो फाइव आपको यहां पे मिल जाएगा कितना बच्चों? 0। पक्का? इनिशियल कंडीशन फॉर एल लगाइए, इनिशियली करंट फ्रॉम द इंडक्टर इज 0, तो बच्चों आई 0 हो गया, पर आई की वैल्यू ये रही t इज इक्वल टू 0 टाइम पे, तो ये 0 रख दिया तो 5 बचा। ये तीन का मल्टीप्लीकेशन 0 हो रहा है, तो इसका मतलब ये तीनों में से एक कम से कम 0 होना चाहिए। एक से ज्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं, पर एक तो होना चाहिए। बट इनिशियल चार्ज ऑफ द कैपेसिटर यानी चार्ज ऑफ द कैपेसिटर इज नॉट 0, ओमेगा नॉट फ्रीक्वेंसी वो भी 0 नहीं क्योंकि एलसी है, तो कौन 0 होगा? इसके कारण ये 0 हो रहा है, तो साइन फाइव 0 होगा। साइन 0 कब 0 होता है? कौन सा एंगल पे? 0 डिग्री पे। पक्का? मैसेज करो यस और नो।
यस और नो बच्चों, समझ में आया? यस। अब हम लगाएंगे इनिशियल कंडीशन फॉर सी। मैं आपको कंसेप्ट और एनसीईआरटी को एक कंक्लूजन के तौर पे अच्छे से बता रहा हूं। हाँ, यानी आपको एग्जाम में बोर्ड में ऐसा नहीं लिखना है, आपको अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ही लिखना है। बट ये मैं आपको एनसीईआरटी जल्दी से कंसेप्ट उसका समझ में आ जाए इसलिए ऐसा करके बता रहा हूं। इनिशियल कंडीशन फॉर सी क्या है बच्चों? तो जो उसका चार्ज है, जो उसका चार्ज है उसकी वैल्यू क्या है भाई? Q की वैल्यू हो जाएगी Qm। अब Q की वैल्यू तो ये है भाई, तो रखो Q नॉट cos 5 इज इक्वल्स टू Qm। यस और नो? क्योंकि यहां पे भी आप इनिशियली बात करो तो t इज इक्वल्स टू 0 है, t 0 रखोगे तो ये 0 हो गया, तो ये बचा। बट अगेन फाई क्या है? 0 है, तो Q नॉट cos 0 इज इक्वल्स टू Qm। तो बच्चों Q नॉट क्या आया? Qm। पक्का? हाँ कि ना? समझ में आया बच्चों? बिल्कुल तरीका समझिए, बिल्कुल तरीका समझिए। यस। अब हम सॉल्यूशन ऑब्टेन करने वाले हैं, तो सॉल्यूशन ये दो थे, उनमें Q नॉट और फाई अननोन है, अब मिल गए। हाँ, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 क्या लिख सकते हैं हम लोग? Q इज इक्वल्स टू Q नॉट की जगह आपको मिला Qm cos ओमेगा नॉट t, और I इज इक्वल्स टू माइनस Q नॉट ओमेगा नॉट था, उसमें Q नॉट की जगह क्या मिला आपको? Q नॉट की जगह क्या रखना है? Qm साइन ओमेगा नॉट t। इसको आप Im भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। तो ये आ गए आपके सॉल्यूशन। समझ में आया? Q इज इक्वल्स टू Qm साइन cos ओमेगा नॉट t एंड उसका डिफरेंशिएशन यानी Qm माइनस Qm ओमेगा नॉट साइन ओमेगा नॉट t। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये बच्चों सॉल्यूशन है ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमने इनिशियल कंडीशन पे से ऑब्टेन किए हैं। पक्का? आके ना बच्चों? समझ में आया? स्क्रीनशॉट ले लो तो इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, डन डन डन। ओके, चलो क्लियरिटी, बिल्कुल क्लियरिटी है, कोई दिक्कत आपको नहीं आ रही, बिल्कुल क्लियरिटी हमने अभी तक। अब स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में हमें क्या करना है? इंडक्टर की एनर्जी कितनी, कैपेसिटर की एनर्जी कितनी, वो मैं आपको पहले बता देता हूं, और फिर उसमें हम लोग स्प्रिंग मास सिस्टम से वो कैसे कंपेयर कर रहे हैं वो देखेंगे। ठीक है, चलो तब इसको हटा देते हैं स्टेप 1 को भी, क्योंकि अब थोड़ी सी जगह हमें ज्यादा चाहिए। अब मैं थोड़ा सा कुछ लॉजिक आपको बता देता हूं, और वो हम लोग कैसे समझें वो थोड़ा सा आपको भी ध्यान रखना है। कुछ इसमें यहाँ पे बढ़िया कंसेप्ट आपको बता रहा हूं, देखो ध्यान से समझना है। तो स्टेप नंबर 4 जो हमारा है उसमें आपको जो कैपेसिटर है वो इंडक्टर से जैसे कनेक्ट हुआ है, तो इसको हमें कंपेयर करना है। ये C है, ये L है, इसको हमें कंपेयर करना है स्प्रिंग मास सिस्टम से। अब यहां पे मैं वो ड्रॉ कर देता हूं। यहां पे ब्लॉक है M मास, ठीक है, छोटा रखते हैं थोड़ा, और ये मीन पोजीशन है। ठीक है, अब इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं। अब आपको क्या कंपैरिजन में दिखा रहा हूं वो आपको समझना है। यहाँ पे सबसे पहले अब यहाँ पे आप क्या डिफाइन करोगे, कैसे डिफाइन करोगे, कैसे आप लिखने वाले हो,
वो मैं आपको दो पार्ट में बताने वाला हूं। ऊपर हम लोग यहां पे हम लोग टाइम लेंगे, यहां पे टाइम लिखेंगे। ये दो पार्ट कर रहे हैं हम लोग, बढ़िया से आपको समझ में आए। इधर हम पोजीशन लिखेंगे, ठीक है, इसको थोड़ा सा अलग कर देंगे, यानी आपको सेपरेट दिखे। और यहां पे हम लोग कैपेसिटर की एनर्जी लिखेंगे, कैपेसिटर की एनर्जी। अब कैपेसिटर में जो चार्ज स्टोर होगा तो उसकी एनर्जी होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी Q2/2C, ठीक है। और बढ़िया से अगर आप उसको लिखना चाह रहे हो तो Qm² cos²ω0t/2C। हाँ के ना बच्चों, क्योंकि Q क्या था, Qm cos दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है बच्चों? हाँ के ना बोलो, थोड़ा छोटा लिखा नहीं दिख रहा है, ओके ओके, तो थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पे हम लिखते हैं UE Q2/2C, और यहां पे UE Q की वैल्यू क्या है, Qm cos⍵0t/2C, पर Q का स्क्वायर यानी Qm² और cos², दिख रहा है ना। यहां पे हम टाइम लिखेंगे, यहां पे इंडक्टर के लिए मैग्नेटिक एनर्जी ½LI², तो ½LI क्या था, माइनस था पर प्लस हो जाएगा Qm⍵0 sin⍵0t, पर I का स्क्वायर है तो माइनस प्लस हो गया और ये स्क्वायर। बोलो समझ में आया? हाँ के ना बच्चों, बताओ, मैसेज करो, यस और नो बच्चों, फटाफट मैसेज करो। ये मैंने कुछ नया नहीं लिखा है, यस, कुछ नया नहीं लिखा है। आप ऐसा मत सोचो सर आपने कुछ नया लिखा है, नहीं, वही लिखा है Q2/2C एंड ½ LI²। अब यहां पे भी हम दो एनर्जी लिखने वाले हैं। कौन सी दो एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी U = ½kx², काइनेटिक एनर्जी ½mv², ठीक, क्लियर है ना। जब ये T = 0 है बच्चों, T = 0 की बात करते हैं, तब टाइम 0 है तो कैपेसिटर मैक्सिमम चार्ज है, ठीक है, आगे ना, तो उसमें मैक्सिमम चार्ज है तो उसकी एनर्जी कितनी होगी, मैक्सिमम Qm²/2C cos0 टाइम 0 cos0 1, तो मैक्सिमम UE मैक्सिमम, इसको मैक्स बोलेंगे, आए समझ में। अच्छा, इंडक्टर की मैग्नेटिक एनर्जी कितनी होगी, इंडक्टर की मैग्नेटिक एनर्जी कितनी होगी, 0, मैसेज करो यार, 0 नहीं होगी। जब कॉस मैक्सिमम है तो साइन क्या होगा, 0, यस और नो। अगर आप ऐसा चाहो कि हम टाइम के साथ साथ एंगल भी लिख दें यहां पे, तो आपको पता होना चाहिए टाइम के साथ एंगल, ये 0 टाइम पे 0 एंगल। फिर हम ध्यान से देखना, यहां पे मैं टाइम लिख रहा हूं T/4, तो एंगल में कितना लिख रहा हूं, π/2। फिर मैं टाइम लिख रहा हूं T/2, तो एंगल में कितना लिखूंगा बच्चों, पाई। फिर मैं लिख रहा हूं 3T/4, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल क्या होगा, 3π/2। और लास्ट में मैं टाइम अगर लिख रहा हूं T, तो क्या हो जाएगा 2π एंगल। यस और नो, यस, सबको पता है। तो ये एक साइकिल कंप्लीट होगी, तो यहां पे देखो ये 0 है, अब π/2 पे cos 0 हो जाएगा,
और यहाँ पे इसका मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम, तो ये आपको मिलेगा हाफ, और मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यू मैग्नेटिक मैक्सिमम, यहां पे लिख रहा हूं यू इलेक्ट्रिक मैक्सिमम। फिर जब पाई होगा, पाई तो साइन पाई 0 और ये यू ई मैक्सिमम। फिर क्या होगा, यहां पे 3π/2 पे cos 0 तो ये 0 और u m मैक्सिमम, और लास्ट में 2π sin 2π 0 और u cos 2π मैक्सिमम यानी u e मैक्सिमम। पता चल रहा है बच्चों? हाँ के ना बोलो, हाँ के ना, यस और नो? यस। हाँ चलो, तो यानी क्या हुआ देखो समझो, यहां पे इनिशियली इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी, इसमें कोई मैग्नेटिक एनर्जी नहीं थी। धीरे धीरे इसको वो करंट देते गए तो इसको एनर्जी मिलती गई, तो कुछ समय के बाद इसकी थोड़ी मैग्नेटिक एनर्जी बढ़ी, इसकी थोड़ी घटी। एग्जैक्ट π/2 पे इसकी सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी खत्म हो गई, सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी खत्म हो गई और वो सारी किस में कन्वर्ट हो गई, मैग्नेटिक एनर्जी। ठीक है, फिर क्या हुआ, अब ये सोर्स बन गया, अब ये क्या बन गया, सोर्स बन गया। इसने इसको एनर्जी देना और इसको चार्ज करना स्टार्ट किया, तो ये धीरे धीरे चार्ज हुआ, थोड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई, पर अब डायरेक्शन बदल गई, ये पॉजिटिव फील्ड और ये नेगेटिव, क्योंकि ये इसको चार्ज दे रहा है, तो ये ऐसे करंट देगा तो ये प्लस और ये माइनस होगा। अब ये चार्ज होगा, फिर थोड़े समय के बाद ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा। इसने अपनी सारी एनर्जी किसको दे दी, कैपेसिटर को। इंडक्टर फिर 0 और कैपेसिटर की मैक्सिमम। अब क्या होगा, अब कैपेसिटर किसको एनर्जी देगा, इंडक्टर को। इंडक्टर की एनर्जी बढ़ेगी, फिर 3π/2 पे मैक्सिमम हो जाएगी और कैपेसिटर की 0 हो जाएगी। यही साइकिल चलती रहेगी। हाँ के ना बच्चों, समझ में आया? समझ में आया बच्चों? बोलो हाँ के ना। बढ़िया बताया ना, बढ़िया कंसेप्ट आपका, बिल्कुल कंप्लीट करो इसको। तो इसमें क्या हो रहा है देखो समझो, पहले कैपेसिटर मैक्सिमम चार्ज है, उसके पास मैक्सिमम एनर्जी है, वो धीरे धीरे अपनी एनर्जी यानी अपना चार्ज घटा के इंडक्टर को एनर्जी दे रहा है। यानी कैपेसिटर की इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंडक्टर की मैग्नेटिक में कन्वर्ट हो रही है, धीरे 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 धीरे। कैपेसिटर डिस्चार्ज, करंट फ्रॉम द इंडक्टर इंक्रीजेस, यानी कैपेसिटर की एनर्जी कम, इंडक्टर की बढ़ रही है। आधी साइकिल हो जाए, नहीं π/2 तक आ जाए, यानी 1/4 साइकिल, 1/4 साइकिल अगर कंप्लीट हो जाती उस टाइम पे, यानी π/2 एंगल होने पे, अब कैपेसिटर पूरा डिस्चार्ज हो गया है और इंडक्टर में से करंट मैक्सिमम है, तो कैपेसिटर की एनर्जी खत्म, सारी मैग्नेटिक में कन्वर्ट। ठीक है, अब कैपेसिटर चार्ज होगा फिर से, क्योंकि अब इंडक्टर उसको एनर्जी देगा, पर इस बार उसकी प्लेट की पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, प्लेट की पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, समझ रहे? इस तरह प्लस माइनस प्लेट होती रहेंगी। और अब एलसी ऑसिलेशन इसे ही कहते हैं कि भाई चार्ज oscillates between the two plates of the capacitor via inductor is called LC oscillations. Again बच्चों, charge oscillates between the two plates of the capacitor via inductor is called LC oscillations. 15 मिनट પછી, okay? Charge oscillates between the two plates of the capacitor via inductor is called LC oscillation. हाँ के ना बोलो, यस और नो समझ में आया? ये पूरा पोर्शन समझ में आया? यस बिल्कुल पक्का ना? आस्का, सुजल, दिव्यराज, अमन, किंजल, उर्वशी, सब लोगों को, सब बच्चों को यस। कौशर यस, वेरी गुड, सबको समझ में आना चाहिए। यस आदित्य, वेरी गुड, सबको समझ में आना चाहिए बच्चों, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, डाउट नहीं रखना है। मीत, नुपुर, वेरी गुड, सबको आ रहा है, वेरी गुड। अरवा,
चलो बढ़िया है, चलो बढ़िया, सबको समझ में आ रहा है। अर्पिता, प्राची वगैरह वगैरह सबको सबको, यस, भौमिक को भी आया। बिल्कुल क्लियर करना है बच्चों। ये डायग्राम एनसीईआरटी में दिया है पूरा डिटेल में, पर मैंने इस तरह से समझा है और डिटेलिंग कर दी। अच्छा, अब इसको इससे कैसे कंपेयर करना है, तो आपको पता है इसका इक्वेशन x = a cos ओमेगा t। क्या मानते हैं हम लोग? a cos ओमेगा t प्लस फाइव को मैं अभी 0 ले रहा हूं, a cos ओमेगा t। तो जब 0 होता है तो वो इनिशियली x की वैल्यू क्या है? a, क्योंकि a cos 0 1, फिर π/2 आ तो cos 0, तो पोजीशन कहां पहुंच गया? 0 पे। समझना, मैंने पैरेलली बनाया है, आपको एकदम बढ़िया समझ में आ जाए ऐसे बनाया है। फिर पाई cos पाई -1, अब पहुंच गया वो -a पे। अब cos 3π/2 0 और cos 2π 1, यानी फिर पहुंच गया a पे, a cos ओमेगा t। समझ में आया ना? मान लीजिए बच्चों ये a है और यहां पे -a है, ठीक है? सही समझ लो। अभी मैक्सिमम पे आ गया, एक्सट्रीम पोजीशन पे। याद करो, ऑसिलेशन की बात ऐसे बता देता हूं, ये स्प्रिंग वाला थोड़ा सा, ये मैक्सिमम, यहाँ पे मैक्सिमम पे आया तो वेलोसिटी 0, फिर ये ऐसे ऑसिलेशन हो रहा है। मैक्सिमम एंड पे वेलोसिटी 0, तो काइनेटिक एनर्जी 0 और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कितनी होती है? हाफ के एक्स स्क्वायर पर ए स्क्वायर। समझ में आया बच्चों? यस और नो? हाँ, आपने यहाँ पे रिलीज किया तो इसकी टाइम पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे कम होगी और इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। जब x = 0 पे जब ये आ जाएगा तब वेलोसिटी बन जाएगी मैक्सिमम, तो काइनेटिक एनर्जी क्या बन जाएगी? मैक्सिमम हाफ m v² मैक्स, और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? हाफ के x², x 0, तो पोटेंशियल एनर्जी 0। यानी क्या हुआ? पहले इसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी, वो सारी कन्वर्ट किसमें हो गई? काइनेटिक एनर्जी पे। अब पोलैरिटी जैसे यहाँ चेंज हुई, अब डायरेक्शन यहाँ पे चेंज हो जाएगी, वो इधर जाएगा। अब -a पे जब वो पहुंचेगा भाई, वो अगेन एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच गया, तो वेलोसिटी अगेन 0, अगेन 0 वेलोसिटी भाई, अगेन वेलोसिटी 0, वेलोसिटी 0, तो काइनेटिक एनर्जी 0 और पोटेंशियल एनर्जी अगेन मैक्सिमम हाफ a² मैक्सिमम। क्यों भाई? a इज मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, इसलिए कि x मैक्सिमम, काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी 0। यानी यहाँ पे जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी वो उसकी सारी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। अब क्या होगा? फिर से इसको धक्का लगेगा, फिर ये मीन पोजीशन पे आएगा, तो अगेन पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स 0, काइनेटिक एनर्जी बिकम्स मैक्सिमम। फिर इधर वही हाफ a² मैक्सिमम हो जाएगी पोटेंशियल, और ये इसी, देखो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम छोड़ा आपने, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई धीरे 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 धीरे, यहाँ पे आया पूरा पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट हो गया, काइनेटिक मैक्सिमम, पोटेंशियल 0। फिर इधर आया ऑपोजिट डायरेक्शन, धीरे धीरे जो काइनेटिक है वो एनर्जी घटती गई, पोटेंशियल बढ़ती गई, ये मैक्सिमम कंप्रेशन पे आ गया, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी 0। फिर यहाँ से धक्का लगेगा वापस, स्प्रिंग का जो प्रॉपर्टी उसके हिसाब से वो वापस आया, तो पोटेंशियल कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक, अगेन यहाँ पे मैक्सिमम, और पहले इधर डायरेक्शन थी अब इधर डायरेक्शन होगी, और यही चलता रहेगा। बोलो समझ में आया? हाँ के ना बच्चों? बिल्कुल स्टेप 4 पक्का हुआ ना? यस। अच्छा, हाँ के ना? याद है? अच्छा, इसको आपको याद है ये कौन सी एनर्जी बोलते हैं हम लोग? इसको मैकेनिकल एनर्जी, याद है आपको? यस, इसको मैकेनिकल एनर्जी, ये भी मैकेनिकल एनर्जी, मैक्सिमम मैकेनिकल एनर्जी, ये भी मैकेनिकल, E = ½ a² दिस इज मैक्सिमम एनर्जी
और उसको मैकेनिकल एनर्जी बोलते थे हम लोग। इनका एडिशन, अच्छा m की जगह क्या होता है पता है? m इज इक्वल टू k ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट k बाई m होता था आगे ना। इस तरह से आप उसमें आप m को भी रिप्लेस कर सकते हो। यहाँ पे किसको रिप्लेस कर सकते हो आप? m को। और v मैक्स भी आपको पता है, तो ये 1/2 k स्क्वायर ही आता है बच्चों। ये आपको 11th में मैंने पढ़ाया था, 11th में मैंने पढ़ाया। ठीक है, अच्छा समझ में आया? बिल्कुल। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, लास्ट स्टेप करते हैं फिर। स्क्रीनशॉट ले लो इसका बिल्कुल पक्का। चलो बच्चों, अभी एक केस और बताता हूं। इसमें हमने देखा था, याद हो तो, इसमें जब कर्व बनाया था तो यू शेप कर्व बनाया था और ऐसा शेप का कर्व बना था। ये पोटेंशियल एनर्जी है, ये काइनेटिक एनर्जी। फिर एक पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, यानी दोनों की वैल्यू सेम होती है। कब? तो अगर मैं x की वैल्यू बच्चों, इस केस में ये हम पढ़े हुए इसलिए बता रहा हूं, x की वैल्यू प्लस और माइनस a बाई रूट 2 हो, यानी कि जो एंगल है वो पाई बाई 4 हो, तब u की वैल्यू हाफ a स्क्वायर का आधा यानी e बाई 2, और पोटेंशियल एनर्जी की भी वैल्यू e बाई 2 होगी ना। क्यों, कैसे? तो u प्लस के इज इक्वल टू e, तो k इज इक्वल टू क्या आएगा? e माइनस u। जब आपका u e की वैल्यू कितनी है? हाफ के स्क्वायर, हाफ के स्क्वायर अपॉन 2 है, तो e बाई 2। जब आपका u e बाई 2 हो गया तो k भी e बाई 2 हो जाएगा, यानी दोनों सेम आएंगे। याद है ये केस? सेम केस यहां पे भी बनेगा, सेम केस बच्चों यहां पे भी बनेगा। कैसे? जब टाइम हो जाएगा, अब यानी एंगल हो जाएगा कितना? पाई बाई 4, तब यूई की वैल्यू देखो क्या आएगी? qm स्क्वायर अपॉन 2c इंटू कॉस स्क्वायर, कॉस पाई बाई 4 1 बाई 2, 1 बाई रूट 2 का स्क्वायर 1 बाई 2। सिमिलरली यू एम हाफ एल क्यू एम स्क्वायर साइन स्क्वायर यानी 1 बाई 2 आएगा ना पाई बाई 4 पे, ओमेगा नॉट टी, थीटा यानी ओमेगा नॉट टी, बेटा समझ लेना ही। तो 1 बाई 2 और ओमेगा नॉट स्क्वायर यानी 1 अपॉन एल सी लिखा जाएगा बच्चों। तो ये गया, तो क्या आया? क्यू एम स्क्वायर अपॉन 2c इंटू 1 बाई 2। आके ना यानी u इलेक्ट्रिक इज इक्वल टू u मैग्नेटिक आया व्हेन एंगल इज पाई बाई 4। समझ में आया बच्चों? हाँ के ना। और अगर आप टाइम लिखो तो ये टाइम कौन सा होता है ये भी आपको बता दूं, t बाई 8, t बाई 2 का आधा, सही है ना? t बाई 4 का आधा, t बाई 4 का आधा, सही है कि नहीं? पाई बाई 2 यानी t बाई 2, टी बाई 4, टी बाई 4, और उसका भी आधा यानी पाई बाई 4 यहाँ पे, और यहाँ पे टी बाई 8। बोलो समझ में आया कि नहीं? हाँ के ना? मैसेज करो। पाई बाई 4 यानी टी बाई 8 टाइम। यस, ये भी समझना, एक एक्स्ट्रा नॉलेज आपको दे रहा हूं, एक एक्स्ट्रा नॉलेज आपको दे रहा हूं। पक्का के नहीं? बिल्कुल, यस और नो। यानी दोनों की एनर्जी, दोनों केस में, ये 11th में, ये 12th में, दोनों की एनर्जी सेम कौन से टाइम पे होती है? टी बाई 8। कितनी होती है? क्यूएम स्क्वायर अपॉन 4c बाई 2, यानी क्यूएम स्क्वायर अपॉन 4c, क्यूएम स्क्वायर अपॉन 4c। पक्का? हाँ के नाम मैसेज करो। मैक्सिमम का आधा, यस और नो? स्क्रीनशॉट ले लो, मैसेज करो यार, फास्ट। यस, स्क्रीनशॉट ले लो, ये भी काम का है। ओके, ये भी काम का है बच्चों, ठीक है? चलो आगे चले। लास्ट स्टेप,
टैंक सर्किट। लास्ट स्टेप ऑफ एलसी ऑसिलेशन इज टैंक सर्किट। अब देखो बच्चों, स्टेप नंबर 5, प्रैक्टिकली बात करो। अब जब हम प्रैक्टिकली बात करते हैं बच्चों, when we talk about practical situation, then what happens? तो देखो, ये प्लस है, मान लीजिए कुछ भी है, कैपेसिटर है और ये इंडक्टर। तो चार्ज इधर ऑसिलेशन हो रहा है। प्रैक्टिकली जो है हम कह सकते हैं कि यहाँ पे रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस के कारण हीट लॉस होगा। केस 1, जो इंडक्टर है, रेजिस्टेंस ऑफ L इज नॉट 0, उसके कारण क्या होगा, हीट लॉस होगा और आफ्टर सम टाइम Q बिकम्स 0, तो नो ऑसिलेशन। ठीक है, थोड़ी देर के बाद ऑसिलेशन बंद हो जाएगी। मेरी बात समझ रहे हो? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो बच्चों। लास्ट जो कंसेप्ट था अभी हमने 4 स्टेप में पढ़ा एलसी का, उसमें ये बात नहीं की थी हमने, प्रैक्टिकल सिचुएशन की बात नहीं की हम, बट प्रैक्टिकली वी ऑल नो देयर इज सम रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर, क्योंकि इंडक्टर एक कॉइल है और उसके अंदर रेजिस्टेंस होना ही है। तो वो रेजिस्टेंस के कारण हीट लॉस होगा, यानी चार्ज जो था, जो करंट फ्लो हो रहा है, वो हीट लॉस में चला जाएगा, यानी धीरे धीरे ऑसिलेशन डाई आउट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। केस 2, सपोज कर लो रेजिस्टेंस ऑफ L इज अप्रोक्सीमेटली 0। आप ऐसा इंडक्टर, ऐसा कॉइल बना भी दीजिए कि जिसमें मान लीजिए रेजिस्टेंस है वो 0 है, ऐसा बना दिया, मान लीजिए बहुत कम रेजिस्टेंस वाला, अप्रोक्सीमेटली 0 है, तो अब क्या होगा, तो ऑसिलेशन होंगे, ऑसिलेशन होंगे और ड्यू टू ऑसिलेशन, ड्यू टू ऑसिलेशन रेडिएशन होगा। किसका रेडिएशन होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। ये आप पढ़े हो, हर्ट्ज ने ये ढूंढा था, केमिस्ट्री में शायद आ चुका होगा। हर्ट्ज ने ये ढूंढा था कि अगर चार्ज ऑसिलेट होता है, ऑसिलेटेड जो पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल, वो हमेशा ईएम वेव को रेडिएट करता है। तो यहां से ईएम वेव निकलने लग जाएगी। क्या निकलने लग जाएगी बच्चों? ईएम वेव। और अगेन नो ऑसिलेशन फाइनली, या वी कैन से ऑसिलेशन खत्म हो जाएंगे। बोलो समझ में आया? हाँ के ना बच्चों? रेडिएशन क्यों होगा, ईएम वेव क्यों जनरेट होंगे? क्योंकि चार्ज ऑसिलेट हो रहा है और ऑसिलेट होता हुआ चार्ज हमेशा ईएम वेव जनरेट करता है, ऐसा ढूंढा गया है हर्ट्ज द्वारा, साइंटिस्ट है। बोलो समझ में आया? यानी दोनों केस में अगर रेजिस्टेंस 0 नहीं है या 0 है, दोनों केस में ऑसिलेशन तो डाई आउट होने वाले हैं, खत्म होने वाले हैं। बट इफ यू वांट कंटिन्यू टू दिस प्रोसेस, इफ यू वांट टू कंटिन्यू दिस प्रोसेस, तो क्या किया जाए? तो जो चार्ज खत्म हो जाता है, अगेन क्यू डाई आउट, क्यू भी 0 होना चाहिए भाई, क्यू इसमें भी 0 हो जाएंगे, क्योंकि जो इसकी एनर्जी है वो रेडिएशन में चली जा रही है, तो दोनों में चार्ज खत्म हो जाएंगे। तो हमें एक ऐसी सर्किट बनानी पड़ेगी जो इसको थोड़ी देर बाद फिर से चार्ज करे, और इस सर्किट को क्या बोला गया बच्चों? टैंक सर्किट। क्या बोला जाएगा इस सर्किट को? टैंक सर्किट। ये इसको फिर से चार्ज कर देगी, जैसे ऑसिलेशन डाई आउट हो जाएंगे, एक सिस्टम इसको सिग्नल देगी भाई ऑसिलेशन डाई आउट हो गए, तो ये स्विच ऑन हो जाएगी ऑटोमेटिकली, और यहाँ पे फिर ये कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा और फिर से ऑसिलेशन मिल जाएंगे। बोलो समझ में आया बच्चों?
यस और नो, मैसेज करो, मैसेज फास्ट। द फाइनल स्टेप ऑफ द एलसी ऑसिलेशन। बच्चों बिल्कुल बढ़िया हो गया ना आपका, बिल्कुल बढ़िया आपका एलसी ऑसिलेशन आज मैंने कर दिया। 5 स्टेप में करना था और चौथी और पांचवी थोड़ी डिफिकल्ट रहती है, तो इसका नया तरीका समझने का हमने बनाया। बिल्कुल, यहाँ पे रेजिस्टेंस 0 है, फिर 0 नहीं है तो हीट लॉस होके चार्ज बढ़ जाएगा, ऑसिलेशन बंद हो जाएगा। यहाँ पे रेजिस्टेंस मान लो बहुत कम ले लो तो भी ऑसिलेशन के कारण रेडिएशन होगा, और रेडिएशन एनर्जी के कारण वो चार्ज जो था वही तो उसी कारण रेडिएशन हो रहा है, तो उसकी एनर्जी सारी लॉस हो जाएगी, चार्ज मर जाएगा। तो दोनों केस में ऑसिलेशन खत्म होने वाले, चार्ज मरने वाला है, तो उस चार्ज को वापस कैसे पाया जाए, तो एक अलग से एक सिस्टम बनाओ, वोल्टेज कनेक्ट करो और इसको फिर से चार्ज करो। ऐसे सर्किट को बच्चों हम बोलते हैं टैंक सर्किट। तो एलसी ऑसिलेशन आपका बिल्कुल कंप्लीट हो गया बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो।